मौसम की अंगड़ाई, कई शहरों में रात भर बारिश, सर्दी मजीद बढ़ गई। कराची में बारिश के बाद सर्द हवाओं का राज, ठंड बढ़ गई, पारा सिंगल डिजिट में चला गया। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, सयाह फंस गए। बलूचिस्तान के शिमाल बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान का सिलसिला जारी। कोजक टॉप के मकाम पर शदीद साइबेरियन हवाएं चलने से N25 चमन, कोयटा, कराची शाहराह पर दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश, कोयटा में बर्फबारी। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद भी मरी पहुंच गई। सयाह बर्फबारी के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। 20 आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के साथ चार्टर पर दस्तखत किए। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से सरगोशियां तवज्जो का मरकज बन गई। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करने की तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बनी रही। टोल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन का अमल जारी। मलबे से अब तक 67 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मजीद 2 लाशों की शनाख्त कर ली गई। 11 मैयतें बुरशा के हवाले करके मिसिंग पर्सन की लिस्ट अपडेट कर दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक मजीद 5 इंसानी वाकयात के DNA सैंपल इकट्ठे कर लिए गए। लापता अफराद की तादाद 77 है। हुकाम के मुताबिक 48 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। सिंध फॉरेंसिक DNA लैब 24 घंटे काम कर रही है। बेशतर लाशें मुकम्मल नहीं, टुकड़ों की सूरत में मिली। कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए। MQM का कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, विफाक मुदाखलत करे और हमें विफाक का हिस्सा बनाया जाए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये ना देखें कि किस लहजे में कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। बोल्टन मार्केट की आग किसको याद नहीं। एक वक्त में 22 इमारतों को आग लगी। हर बात का इल्ज़ाम MQM पर डाल दिया जाता है। क्या आपने कराची को उस वक्त नहीं देखा जब शहर MQM के पास था? अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। कल का दिन पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का रहा और आज इसी से हम शो का आगाज़ करने जा रहे हैं। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इसकी वजह से इजाफा हो गया है। कल होने वाली बारिश के बाद शहर में तेज़ सर्द हवाएं चल रही हैं और सर्द मौसम। और इस वक्त आखिरी वर्किंग डे होने की वजह से दफातर में काम करने वालों और स्कूल के बच्चों ने भी छुट्टी को आज के दिन तरजीह दी है कि लेट्स एंजॉय फ्राइडे विद सैटरडे एंड संडे कमिंग अप। और मौसम की तो आगे चल के हम बात करेंगे ही, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मौसम इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, लेकिन मुश्किलात भी अपने साथ है। लेकिन बात करें आलमी सतह की, तो पाकिस्तान आलमी रहनुमाओं की तरजीहात में शामिल हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप भी पाकिस्तान से मुतासर दिखाई दे रहे हैं। दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बन गए। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान समेत 20 ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। फिलहाल मौसम का तस्करा कर लेते हैं, बिकॉज वी रियली डिड एंजॉय कल की रेन, बट बहुत मुख्तसर बारिश थी। यही शायद एक्सपेक्टेशन भी थी फैसल के कराची में इतनी ज़्यादा बारिश होने नहीं जा रही है और मुख्तसर बारिश होगी। लेकिन कल बारिश से पहले जिस तरह की तेज़ हवाएं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे आंधी के साथ बारिश आई हो, और फिर झक्कड़ था वो एक बारिश का, जो कई इलाकों में तो काफ़ी देर तक 10 मिनट से ज़्यादा की भी बारिश हुई, कई इलाकों में 5 मिनट से ज़्यादा की बारिश नहीं रही। बारिश जैसे ही ख़त्म हुई उसने टेम्परेचर ज़रूर तेज़ हवाओं के साथ जो है वो डाउन कर दिया और उसकी वजह से बहुत सारे लोग आई एम श्योर आज इस सर्दी को या तो एंजॉय कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। एब्सोल्युटली यकबस्ता हवाएं हैं और सर्दी की शिद्दत उन्होंने बढ़ा दी है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री तक आया है, और लेकिन जो फील है वो 4 डिग्री महसूस की जा रही है। ऑब्वियसली साइबेरियन हवाओं के बाद कराची में इतवार तक
सर्दी की ये लहर बरकरार रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ये भी कहता है कि कोयटा में जो पारा है -9, चमन में -6 तक गिर गया है। बाय द वे इतनी यहाँ पे बर्फ़ हुई है कि निज़ाम ज़िंदगी जो है वो शदीद मफलूज हो गया, ख़ास तौर पे कोजक टॉप और चमन, कोयटा, कराची, शारा जो है 25, ये तो यहाँ पे बहुत ही जो है वो बर्फ़ पड़ी है। मुतादिद शाहराएँ जो है वो बंद हो गई हैं, लोग भी फंसे हैं बिकॉज आमतौर पर ये वाला जो टाइम था इसमें शायद बर्फबारी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उधर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी बर्फबारी हुई है और मरी एक्सप्रेस वे को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। नाराज, शोगरान और अस्तोर में भारी बर्फ ने मुश्किलात लोगों के लिए बढ़ा दी हैं। ये समझा जा रहा है कि ये जो बारिश हुई है या बर्फबारी हुई है ये प्रॉबेबली लास्ट स्पेल ऑफ विंटर्स हो सकता है। इसके बाद इवेंचुअली जो है वो विंटर्स डाउनग्रेड होते चले जाएंगे, यानी टेम्परेचर ऊपर चला जाता जाएगा और फिर हम बाहर की तरफ मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे। बट लेट्स होप कि कराची में थोड़ा सा और ये सर्दी ज़रूर एक्सटेंड कर जाए सो दैट वी गेट टू सी अ लिटिल बिट मोर ऑफ इट। जी हाँ, कल जो एक्सपेक्टेशन थी उसी हिसाब से हल्की फुल्की बारिश हुई और 23 तारीख यानी आज भी एक्सपेक्टेड है। तो क्या आज भी कराची वाले उस हल्की फुल्की बारिश और उसके बाद बढ़ती सर्दी का इंतज़ार करें? इस सब पे हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। अंजुम नज़ीर भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि सादिया भी कह रही थी कि थोड़ा और जो है वो डिले हो जाए, सर्दी हमारे यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ जाए ताकि हम जो है सर्दी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के जो ये तो कराची के मनाजिर हैं जहाँ पे बारिश हुई और ज़बरदस्त। बाय द वे इस वक्त इस्लामाबाद में भी जो है ना सुबह सवेरे बारिश हुई है। और मैं जो बात कर रहा था बालाई इलाकों की, तो हमें ये मनाजिर भी हमने देखे कि दीर में भी बर्फ़बारी हुई है, चित्राल में भी बर्फ़बारी हो रही है, लोहारी टनल जो है वहाँ पे जो है ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है। इसके साथ साथ मानसेरा में बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है और वहाँ की भी जो बालाई वादियाँ हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड पे हैं, उन्होंने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। तो इस वक्त पूरे मुल्क में जो है मौसम अपना खूबसूरत रंग दिखा रहा है और कश्मीर की तो क्या ही बात करें, कश्मीर में भी इस वक्त ज़बरदस्त बर्फ़बारी जो है वो हो रही है। और मरी में तो सिचुएशन सादिया ये है कि अब क्योंकि वीकेंड आ रहा है तो लोग ये सोच रहे होंगे खासतौर पर पंजाब के भी चलिए आइए मरी चलते हैं। तो ये हम आपको एक इंतबाह कर दें कि मरी जो है वो टूरिस्ट के लिए कल तो बंद कर दिया गया था क्योंकि बर्फ़बारी जो है वो शदीद थी। इस मौके पे उन तमाम तर सयाहों से जो वक्त अच्छा गुजारना चाहते हैं, बस ये अल्तमास है कि जहाँ भी जाएं भरपूर तैयारी के साथ जाएं। अगर अपनी गाड़ियों पे जा रहे हैं तो तमाम तर तैयारियां करके जाएं। ये देखें मनाजिर, क्या खूबसूरत मनाजिर हैं, दरख्त ने अपने सारे पत्ते झाड़ लिए हैं और बर्फ़ ओढ़ ली है। और ये आप मनाजिर देखें, ऐसे में यहाँ से तो बैठ के बड़ा खूबसूरत लगता है सादिया, यहाँ से तो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन बस ये है कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी जो जिंदगी है वो कितनी मुश्किल से कटती होगी। चली जाती है। अच्छा, मरी एक्सप्रेस वे को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। सो फॉर ऑल द पीपल आई रियली वांट टू अनाउंस वन मोर टाइम कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीकेंड में आज आपने छुट्टी कर ली है और अब आप मरी जाएंगे तो भाई एक्सप्रेस वे जुज़वी तौर पर बंद है। आप मेक श्योर करें कि जो ऐप है उसके ज़रिए आप तमाम तर वेज़ को देख लें और फ़ोन्स करके कॉल करके वहाँ अगर कोई मौजूद है पहले गाइडेंस ले लें और फिर ही घर से निकले, क्योंकि फैमिलीज़ के साथ जाना और फिर रोड पर स्टक हो जाना और फिर आपको नहीं पता कि अभी मज़ीद क्या पेश गोई है, क्या मज़ीद बर्फबारी होगी और फिर लोगों के लिए वो मुश्किल हो जाता है। वी हैड अ बैड एक्सपीरियंस लाइक दिस अर्लियर इन कपल ऑफ ईयर्स। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप पूरी इक्विपमेंट के साथ जा रहे हैं, तैयारी के साथ जा रहे हैं और जस्ट बिकॉज ये अच्छा वेदर है अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालें। एब्सोल्युटली, जहाँ भी जाएं पूरी की पूरी तैयारी करके जाइए। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो देखिए चेन जो है वो उसको आप लाजमी अपने साथ रखिए सो दैट कहीं फिसलन आपको मिलती है तो वो चेन जो है उस फिसलन से आपको बचाती है। इसके साथ अपनी गाड़ी का जो बाकी जितने लवाजमात है, डी फ्रॉस्ट है और वो सारे मामलात हैं उसको भी ठीक करके रखें। मेक श्योर कि आपके वाइपर्स चल रहे हैं, मेक श्योर कि आपका हीटर जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। एंड आप जिस रीजन में भी सफ़र कर रहे हैं, अगर आप केपीके रीजन में सफ़र कर रहे हैं, अगर आप गिलगित रीजन में सफ़र कर रहे हैं, पंजाब रीजन में सफ़र कर रहे हैं, कोशिश करें कि वहाँ के जो अहम नंबर्स हैं, रेस्क्यू के नंबर हैं और ख़ास तौर पे केपी और जीबी में टूरिस्ट पुलिस के नंबर है वो अपने पास लाजमी रखिए और वेल एंजॉय कीजिए इस तमाम तर वेदर को, क्योंकि ऐसे वेदर जो है वो हमारे पास हम ही तो आते हैं। हमें ज्वाइन किया है महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब ने। अंजुम साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी कोल्ड मॉर्निंग टू यू एज वेल। कराची में कल 10 मिनट की बारिश ने टेम्परेचर वाकई चेंज कर दिया है। आपने हमें बताया था कि ये मुख्तसर ही होगी बारिश, लेकिन यू ऑल्सो सेड कि आज भी बारिश हो सकती है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें आज कराची में बारिश?
जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम पहले देख रहे थे कि शायद 2 दिन बारिश होगी, लेकिन ये सिलसिला कल कराची से निकल चुका है। और आपने देखा कि रात से ही ठंडी हवाएं चल रही थी, इसलिए सुबह हमने चिली मॉर्निंग देखी। ऑल दो कि कराची का दर्जा हरारत जो है वो मिनिमम 10.5 तक गया, क्योंकि जब हवा ज़्यादा तेज़ चलती है तो Yeah, फिर टेम्परेचर feels इतना like. डाउन नहीं होता। Oh, बट yes. इट इज़ अ चिली मॉर्निंग इन कराची, और अब फिल वक्त कराची में बारिश का इम्कान नहीं है। अच्छा, ज़रा कराची का जो हमारा पड़ोस है कोयटा, वहाँ की बात कर ले। कोयटा टॉप पे कितनी बर्फबारी हुई है, चमन वगैरह, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? कोयटा में भी बर्फबारी हुई है? जी देखें, बिल्कुल एज पर फोरकास्ट करा कोयटा वैली में भी बर्फबारी हुई, और उसके साथ साथ जो पहाड़ों पर है या शुमाली बलूचिस्तान के पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी बर्फबारी रही है, और यही सिलसिला जो है वो हमने नॉर्दर्न साइड पर भी देखा कि जहाँ पर गलियात और मरी वगैरह में भी अच्छी बर्फबारी हुई। इसके साथ साथ जो केपीके के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी एक अच्छी स्नोफॉल देखने को मिली है। ये सिलसिला जो Okay. है आज तक जो है वो शुमाली इलाकों में बरकरार रहेगा। उसके बाद कल से इसमें अपडेट सब्सिडेशन होगी। ताहम इसके बावजूद जो हमारे इंतहाई शुमाली इलाके हैं वहाँ पर ये सिलसिला वक्फे वक्फे से 25 तारीख तक रहेगा। सही, लेकिन क्या ये 25 तारीख तक रहने वाला जो सिलसिला है बर्फबारी का, इसके बाद मे बी इन फेब हम कोई बर्फबारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या इसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि टेम्परेचर राइज़ की तरफ जाएगा? खास करके कराची के लिए भी बता दीजिएगा, क्योंकि पिछले साल और उससे पिछले साल भी हमने यहाँ पर स्प्रिंग तो देखा ही नहीं, सर्दियाँ गई तो सीधा समर्स ही आए। तो ये भी बता दीजिएगा कि क्या ये आखिरी झटका है बस एक सर्दी का, और उसके बाद गर्मियाँ आने वाली है कराची में? देखें, ये सिलसिला जो कूल टेम्परेचर का है, मोस्टली जो 9 से 11 या 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एंड ऑफ द मंथ तक रहने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान में के जो मगरबी इलाके हैं वहाँ पर फिर थोड़ी सी बारिश जो है वो 26-27 को नज़र आ रही है। ताहम वो सिलसिला बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों तक ही महदूद रहेगा। सही। इस दौरान क्योंकि अच्छी बर्फबारी जो है वो बलूचिस्तान के शुमाली पहाड़ों पर हो चुकी है, तो लिहाजा ये सिलसिला जो सर्दी का आप कह लें कि जिसमें टेम्परेचर जो है 10 के आसपास रहने वाला है, ये एंड ऑफ मंथ तक रहेगा। उसके बाद फिर वेस्टर्लीज फेब में चांसेस हैं कि 2 से 4 आएंगी। ताहम अभी यही महसूस हो रहा है कि इसके बाद जो है हम स्प्रिंग देखेंगे। एज सच कोई गर्मी नज़र नहीं आ रही है। Oh, that's right. ऑलराइट। और बालाई इलाकों की भी अगर हम बात करते जाएं, कश्मीर की और जीबी की क्या सूरत हाल रहेगी? वहाँ पे कब तक बर्फ़ जो है वो लास्ट करेगी? देखिए जी, बालाई इलाकों की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि इंतहाई बालाई इलाकों में तो 25 तारीख तक ये सिलसिला बरकरार रहेगा। ताहम वस्ती पंजाब या शुमाली पंजाब कह लें आप, और उसके साथ जो हमारे हिमालय के एरियाज़ हैं यहाँ पर ये सिलसिला जो है वो आज रात तक बरकरार रहेगा, बारिश और बर्फबारी का। उसके बाद ये सिलसिला जो है आगे मशरक़ की तरफ मूव कर जाएगा। ताहम इस दौरान आगे बाय टिल एंड ऑफ द मंथ इन इलाकों में सर्दी बरकरार रहेगी। ठीक है। All right. थैंक यू सो मच अंजुम साहब, इज़ वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। अब उम्मीद यही करते हैं कि ये जो सर्दी है ये थोड़े दिन तो कराची में रहे, एंड ऑफ मंथ नहीं, थोड़ा सा और आगे चले जाए, ताकि हमें गर्मियाँ जल्दी ना देखनी पड़े। जनाब, अगर गर्मा गर्मी की बात हो रही है तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं। नहीं, yes. कोई मैच में गर्मा गर्मी नहीं हुई है। वही सियासत जो भारत ने की अब उसके पल्ले पड़ रही है, लेकिन उसका नुकसान उठाया है कह लीजिए बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश हुकूमत जो है और क्रिकेट बोर्ड वो तो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि हम नहीं खेलेंगे, और विद दैट मेरे ख्याल से इट्स द एंड ऑफ रोड फॉर द वर्ल्ड कप फॉर बांग्लादेश। एब्सोल्युटली, कौमी खिलाड़ी और मुशीर खेल के इजलास के बाद ये वाजे हो चुका है कि बांग्लादेश जो है वो भारत में मैचेस खेलने के लिए तैयार नहीं है। बीसीबी सदर अमीनुल इस्लाम ने ऐलान किया है कि वो दोबारा आईसीसी से राबता करेंगे और एक दफ़ा फिर से उन्हें प्रेस करेंगे कि हम खेलना चाहते हैं, हमारे जो लड़के हैं वो भी खेलना चाहते हैं, लेकिन हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। तो आलमी इदारे की जानिब से 24 घंटों की मोहलत देना दबाव डालने के मुतरादिफ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है, वो क्या है? अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दी, सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया और 129 का ही हदफ दिया था, बंडल आउट कर दिया था जिम्बाब्वे को 128 पे, लेकिन फिर पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर ये पूरा कर लिया। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने चेज को पेश किया है उस पे भी ना अब बहुत सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सवाल क्यों उठ रहे हैं? People are saying नहीं, हमने नेट रन रेट को अपना बेटर करने के लिए किया है, of course। और उनकी जो भारत नवाज क्रिकेट वेबसाइट है उन्होंने तो लक़ब दिया है कि जी कनिंग जो है पाकिस्तान ने ये चेस किया है, जहां पे एक वक्त में पाकिस्तान को जो आखिरी 46-45 रन थे वो चाहिए थे और पाकिस्तान ने उसको बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर दिया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया
का एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोमो भी आया है, उस पर भी हम बात करेंगे, जिस पे मिर्ची लग गई है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज़ की, जिसका टैगलाइन ये है, कह रहे हाथ मिलाना भूल गए, लगता है पड़ोसी से मिल के आए हो। मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेल, स्टार्टिंग विथ बांग्लादेश एंड इंडिया रो, अब लग यही रहा है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा, वो वर्ल्ड कप से बाहर है। कल जो आसिफ नजरुल हैं, उनका ये बयान भी था कि अफसोस होगा अगर इतनी बड़ी आबादी जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं देखेगी। इसको मजीद अच्छे से हैंडल किया जा सकता था ओवैस, इंडिया ने नहीं किया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, अच्छे से हैंडल तो किया जा सकता था, क्योंकि जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो कल भी बात कर रहे थे कि वन ऑफ दी ओल्डेस्ट अपना क्रिकेट बोर्ड है, ऑब्वियसली डेस्टिनेशन भी है, आईसीसी का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रुकन भी है। लेकिन जब आप रियलिटी की बात करते हैं, मसला ये है कि अगर आप थोड़ा सा बैकएंड पे चले जाएं कि कहीं ना कहीं जो आरएसएस आइडियोलॉजी इस वक्त आईसीसी के भी आपको पता है उसको हेड कर रही है, और खास करके वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है, तो उनको भी एक चीज तो जेहन में होगी कि पाकिस्तान ने हमें आंखें दिखाई थी, तो पाकिस्तान ने हमें झुकाया जरूर है क्रिकेट के अंदर, कि वो यहाँ पर नहीं खेलने आए, ना उनकी वुमेन्स टीम आई, ना मेंस टीम खेलने आ रही है, तो हम उसका अभी तक जवाब अपनी आवाम को नहीं दे रहे, जिनको हम खुश करना चाहते हैं। तो हम बांग्लादेश वाले मामले के ऊपर क्या जवाब अपनी आवाम को देंगे, जिनको हमने खुश कर रहे हैं कि यार देखो हमारी चौथाहट वो अभी भी बरकरार है। तो वो ये चीज तो होनी थी। अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जिस वक्त आपने बैक एंड पे, मैंने फिर भी कल एक बात की थी कि जब आप आईसीसी का इवेंट नहीं खेलते तो सैंक्शंस भी लगती हैं, आपके प्लेयर्स को भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, फंड्स के मामला हैं, सारे कुछ है। बल्कि कल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमें कोई इस चीज का कोई इशू नहीं है, ना हमें कोई इतनी टेंशन है, हम इस चीज को चला सकते हैं चाहे हमें फंड्स भी कट हो जाए। तो अब देखने वाली बात है कि ये 24 घंटे और अपना मोहलत है। आईसीसी को जवाब भी दिया उन्होंने कि हम खेलना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंका में देखें एक वेन्यू पहले ही डिसाइडेड है जहां पाकिस्तान खेल रहा है। अगर आप एक और टीम को उसमें ऐड कर देते हो मसला नहीं होता लॉजिस्टिकली। सिर्फ मैंने कहा ना, अना की बात है कि वो चुतराहट उन्होंने दिखानी, और वो अनफॉर्चुनेट है, चुतराहट पाकिस्तान तो पहले ही तोड़ चुका है, तो बांग्लादेश ने वापस वो तोड़ी है चुतराहट। अवैस, इसमें अगर ये ऐड कर लें कि ये जो उर्दू के जितने मुहावरे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह के, वो सारे इस पे फिट होते हैं। देखिए, बांग्लादेश क्यों बैक ऑफ कर रहा है? क्योंकि वो प्लेयर की सेफ्टी नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि आपने मुस्तफीज़ को आईपीएल से बाहर कर दिया। अच्छा, मुस्तफीज़ को आईपीएल से बाहर इसलिए क्या? क्योंकि भारत ये कह रहा है कि सो कॉल्ड वहाँ पे हिंदुओं को बांग्लादेश में जो है वो टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो सेफ्टी नहीं है ना वहाँ पे, इसलिए हमने इनको बाहर कर दिया मुस्तफीज़ को। आप एक तो अग्री कर रहे हैं कि आप एक प्लेयर को अपने मुल्क की लीग में खिलाने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो सेफ नहीं है, और अगले कह रहे हैं कि हम सेफ नहीं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं 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 आप सेफ हैं, आए खेलें। व्हाट इज दिस पैराडॉक्स? देखिए, ये तो डुअल फेस है ना। अगर आप थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, चले मुस्तफीज का तो एक मामला बड़ा था कि केकेआर ने उसको पिक किया। अगर आपको इतना ही इशू था, पहली बात केकेआर ने उसको पिक किया क्यों, ऑप्शन में आपने डाला क्यों? अगर आपने उसको पिक कर दिया तो इस सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा, अगर बात करें IL-T20 के अंदर, जहां पर साकिब अल हसन खेल रहे थे मुंबई एमिरेट्स के लिए, वो मैच डू एंड डाई मैच था, जिस दिन सारा मामला हुआ मुस्तफीज वाला, उसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ। उस कि ये मैच अगर कंप्लीट ना हुआ तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि फाइनल के लिए आपने क्वालिफाई करना था। आपने वो मैच भी फाइनल तक आपकी टीम भी पहुंची, तो उधर मसला नहीं था आपको, यहाँ पर ज्यादा आपको इशू नजर आया। और ये बात सच है, देखें बांग्लादेश प्लेयर्स की बात करें या किसी और भी टीम की बात कर लें, आपके सामने है कि खाली प्लेयर्स की सिक्योरिटी नहीं, यहाँ तक आप अपना बांग्लादेश का जो फैन है वो इंडिया में झंडा नहीं उठा सकता, शर्ट नहीं पहन सकता, सपोर्ट के लिए अपने ग्राउंड में नहीं टीम को अपने दे सकता। तो ये तो बहुत सी चीजें जो होती हैं, आईसीसी अनफॉर्चुनेट है, वो ऑब्वियसली इंडिया उसको रूल करता है, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो देख रही होंगी स्पोर्ट्स की जो होती है, खास करके ओलंपिक के लिए आपने बिड करना है। अभी शायद एक खबर भी आ रही थी, नॉट कंफर्म्ड येट, कि बांग्लादेश इस इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स का कोर्ट है उसके अंदर ही लेके जाएगा, और अगर वो जाता है केस तो इंडिया को बहुत सी चीजों पे ये लिटरली मैं कहता हूँ भुगतना पड़ना है इस पे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हम ये देख रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट पे ऑफ स्पोर्ट्स पे ये चला जाता है मामला, तो ये वाकई क्या किसी ऊँट किसी करवट बैठ पाएगा या नहीं? बट एट दैट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर बांग्लादेश वहाँ जाता है तो उसके कौन से और ऐसे ममालिक होंगे जो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए होंगे एंड दे विल बी जॉइनिंग इन दिस केस। देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है सादिया कि अब देखना है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे लेके चलता है। कल तो ये बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान भी बैक ऑफ कर जाए। तो इस वक्त जो इंडियन हेजमनी है वो तो ये बैठ के कह रहे हैं कि जी अच्छा बांग्लादेश नहीं आ रहा, चलें ठीक है कोई बात नहीं,
और जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी नहीं चाहते, वो बड़ा ही मार्जिनलाइज कर देते हैं अपने ओपोनेंट को। लेकिन अब जब पाकिस्तान जब खड़ा हुआ है सामने, कल भी हमने बात की थी कि कल वहाँ के प्लेयर जो लोग हैं वो बड़ा ये कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी इज़ द फर्स्ट पीसीबी चीफ कि जिसने आंख में आंख डाल के हमसे बात की है, और ये बात उनको बड़ी खल भी रही है और इससे वो बड़े जो है उसके मोतरफ भी हैं। वेल ओवैस, मेरा और सादिया का मुश्तरका ये सवाल है, इस सारे मामले पे पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या? देखिए, पाकिस्तान ने, अगर आप 14 शायद जो मेंबर्स थे जिनका मीटिंग हुई थी और वोटिंग हुई थी कि बांग्लादेश ये न्यूट्रल वेन्यू चाह रहा है, सिर्फ 2 मेंबर्स, खुद बांग्लादेश और पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की थी कि इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा बांग्लादेश। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर बांग्लादेश ट्रैवल नहीं करता तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए। वो जो ब्लैकमेलिंग की लॉबिंग है वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आईपीएल के थ्रू आप करते हो, जो आप चांस देते हो क्रिकेट बोर्ड को, तो ऑब्वियसली उसकी ब्लैकमेलिंग की लॉबिंग के अंदर कहीं ना कहीं आते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के साथ आपने किया, पाकिस्तान साइड पे हुआ, बांग्लादेश के साथ आपने किया, वो भी साइड पे हो गए। मजा तब आएगा मुझे जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ होगा, क्योंकि वो आपके बड़े चौधरी हैं ना, तो 3 बड़े चौधरी क्रिकेट को डोमिनेट करते हैं। जब उनके साथ होगा, जैसे अभी उनके प्लेयर्स के साथ हो रहा है इंग्लैंड में, जो पाकिस्तानी आदिल रशीद की बात करें, शायद रेहान, उनको वीजा अलॉट नहीं हो रहा अभी तक इंडिया का। जब उनका जो पैमाना लबरेज होगा सबर का, तो तब मैं स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्या आती है। वैसे यूएसए की बात करें, उनके प्लेयर्स को वीजा नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत सी चीजें मैं कहता हूँ कि आने वाले जो फ्यूचर जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उस पर स्पोर्टिंग बॉडीज को देखना पड़ेगा कि इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री एनीमोर। वहां पर आप एक फैन जो है वो अपने पसंद की शर्ट नहीं पहन के स्टेडियम में जा सकता। तो ये तो स्टार्स हैं जो एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी कैसे आप जिंदगी जोखिम में डाल सकते हैं। राइट। अवैस, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट कल जो हम जिम्बाब्वे से मैच जीते और उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर ये गर्दिश करने लगा। एंडी फ्लावर ने ये कहा कि जी ये मुझे कनिंग टैक्टिक लगती है ना, इफ ही डिड डिसएग्री टू इट विद द फैक्ट दैट आप इसको कनिंग टैक्टिक कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 25.2 ओवर्स में ये मैच जीत सकता था, बट पाकिस्तान चोज टू विन दिस मैच ऑन 26th ओवर विद 4 balls रिमेनिंग इन दिस ओवर। आपको लगता है कि पाकिस्तान ये करेगा और जिम्बाब्वे को एक पेव करेगा उसका रास्ता कि वो सुपर 6 में पाकिस्तान के साथ ग्रुप सी में हो? नहीं, वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कल भी अगर आप मैच पूरे सूरत हाल की बात करें, देखिए पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपको याद हो सबसे जो इशू सबसे बड़ा ये था हमें कि इससे पहले एशिया कप हमारी टीम जीती अंडर 19 की। अच्छी बात थी कि आपके ओवरऑल जितने प्लेयर्स थे उनका जो एक होता है ना कि जब आप सेल्फ बिलीफ होता है वो यूएई के आगे ज्यादा आपको नजर आया, क्योंकि सबने अपना रोल प्ले किया था। मैच मुश्किल था इंडिया के निस्बत जो कि हमने फाइनल खेला। उसके बाद अगर आप बात करें इस वक्त खास करके जो कल के मैच की बात करें, तो पाकिस्तान ये ग्रुप कितना वो थोड़ा सा सनसनीखेज मेरे लिए इसलिए भी हो गया था क्योंकि पहला मैच आप हारे इंग्लैंड से, आपने अपना नेट रन रेट को भी बेहतर करना था। स्कॉटलैंड आपसे बेहतर था इस नेट रन रेट के अंदर, तो आपने बैक टू बैक मैचेस जीतने थे। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले जेन में ये रखना था कि हमने मैच जीतना है। जिम्बाब्वे को आपको अप्रिशिएट इस सेंस में करना होगा, उनकी बॉलिंग यूनिट अच्छी थी, बैटिंग उनकी फ्लॉप जरूर रही लेकिन उनकी बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ने अगर इस टूर्नामेंट को जीतना है, एक चीज तो हमें जेन में रखनी पड़ेगी, मिन्हास आपको हर मैच में परफॉर्म नहीं करके देगा। आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रेंथ मैचेस जितवाता है। आपके मिडिल ऑर्डर को कहीं ना कहीं आके बीच में चिप इन करना पड़ना है, और खास करके जो एग्रेसिव की इनिंग्स की बात करते हैं वो अभी तक स्टिल एक मिसिंग फैक्टर आपको जरूर नजर आता है। राइट, लेकिन आपको या प्लीज गो ऑन, यू हैव अच्छा, एंडी ने ये जरूर कहा अपनी कमेंट्री में कि इट्स कनिंग, बट उसने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आई डोंट माइंड इट। और उन्होंने ड्यूरिंग कमेंट्री स्टीव वॉ का भी जिक्र किया कि एक वर्ल्ड कप में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इसी तरह पेश किया था। नो, माय क्वेश्चन है इसके अगेन वही बात, ये महेंद्र सिंह धोनी जो है वो बॉल लीव करना शुरू करते हैं क्रूशल मैच में। एब्सोल्युटली। विराट कोहली जो है वो हाथ का कैच पीछे जाते हुए गिरा दें, तो वो सारी चीजें कनिंग नहीं, यू नो व्हाट, मतलब कि इतने हमें वही कहते हैं ना, पड़ोसी आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अब वो उस मामले पे आ गए हैं अगेन, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है उसका जो एक प्रोमो बनाया है उस पर बड़ी आग और बड़ी मिर्ची लगी हुई है। वो जो प्रोमो बनाया करते थे पड़ोस में, जिस वक्त वो पाकिस्तान को मार्जिनलाइज कर रहे होते थे, हम करें तो ठीक है भाई, लेकिन अगले करें तो वो बहुत गलत है। इंडिया इज नाउ रिसीविंग इट्स ओन मेडिसिन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप जो करोगे वो आपके सामने आएगा। पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि जिस तरीके से आप एक लॉबिंग खेलते हो, आप कोशिश करते हो कि एक क्रिकेट बोर्ड से, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान से तो आपकी पहले ही बनती है, अगर किसी भी क्रिकेट बोर्ड से आपकी नहीं बनती कि उसको आइसोलेट करने की, उसको हर जगह की टेंट पहुंचाने की आप कोशिश करते हो, बांग्लादेश के साथ इस वक्त आप कर रहे हो।
अगर आप वर्ल्ड कप का चले उठा के प्रोमो देख लें जो कि इंडिया ने आईसीसी ने, बल्कि ऑब्वियसली आईसीसी उसको शूट करता है, पाकिस्तान का कोई प्लेयर आपको नजर आया? नहीं नजर आया। अगर आप इंडिया की बात करें, जो वहां पर प्रोमो शूट इस वक्त हो रहा है, या जो 4-5 कप्तानों को सामने अपना फेस अप करके दिखाया है, उसके अंदर पाकिस्तान का कप्तान ही नहीं है। तो मिर्चें फिर किस चीज की लग रही हैं? जैसे आप करोगे हमने भी वैसे ही करके आपको देना है। मजा मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा, देखिए शायद आप दोनों इस पे एग्री करें, अल्लाह करे, मुझे पता है स्टिल डिस्टर्बेंस है, पाकिस्तान टीम में पता नहीं क्या प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन अल्लाह करे कि हम लोग अच्छा खेलें, फाइनल मेरा दिल इनसे छीने और श्रीलंका में करवाएं। ये सबसे बड़ी मौत इनकी होगी। वाह, अब वी रियली होप एंड प्रे कि ऐसा हो जाए। जैसी किस्मत चल रही है ना 2025 से, अगर ऐसा हो जाए तो कोई अचंभा नहीं है। हम अपने टैलेंट पे नहीं कर रहे, बस किस्मत पे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस, थैंक यू सो मच। तो क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी दीगर चीज़ें भी हैं, और इसके बाद एक्साइटिंग चीज़ है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, बट वर्ल्ड कप का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। अब हम बात करने जा रहे हैं गुल प्लाजा में लगने वाली आग और उसके बाद होने वाली तमाम तर रिकवरी और डेवलपमेंट के ऊपर। एमएजएनआर रोड पर गुल प्लाजा में आतिशबाजी हुई और कल एक अहम डेवलपमेंट ये हुई सर्च के साथ में रोज़ के पता ये चल सका कि ये जो आग थी ये शॉर्ट सर्किट की बारिश नहीं लगी, बल्कि कुछ बच्चे जो थे वो खेल रहे थे और मीनवाइल वो खेल रहे थे तो ये आग भड़की। बट ये वन ऑफ द इंकशाफ है। इसके बाद अब इस पर क्या वेरिफिकेशन होती है और बाद में क्या डेवलपमेंट होती है ये अभी जानना बाकी है। बट मीनवाइल हमें ये भी पता है कि रिकवरी का काम बाकी है। कल भी कुछ बॉडीज़ को वहाँ से निकाला गया है, कुछ बाकियात को निकाला गया है जिनको फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है ताकि मज़ीद डिटेल्स ली जा सके कि वो किन की बॉडीज़ हैं। 67 अफराद अब तक लुक़मा अजल बन चुके हैं और मिसिंग की तादाद भी जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। काशान के पास चलते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान स्पॉट पे मौजूद हैं। काशान बताइए इस वक्त, और सादिया ने सही कहा, सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू तो अब बचा नहीं है इसमें कुछ, तो क्या इस वक्त डिटेल से कुछ कल ऐसी भी चीज़ें आई कि लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वहाँ पे जितने भी सर्च पार्टी है कि ये ख़त्म करके जा रहे थे, हमने इनको प्रेशराइज़ किया तो फिर हम ये अंदर गए तो उन्हें वो 30 जो बाकियात है लोगों की वो मिली। क्या सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर उनके प्यारे मौजूद थे लुहैकिन मौजूद थे, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि रेस्क्यू जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, ये छोड़ के जा रहे थे। उनकी जानिब से एमएजएनआर रोड कल बंद किया गया, वहाँ पर एहतिजाज किया गया जिसके बाद इनके ऊपर प्रेशर आया, हुकाम ने इसके वाक़े का नोटिस लिया, उसके बाद सर्च उसको उसका दायरा जो है वसी किया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं इस वाक़े में 76 अफराद जहाँ हो गए हैं, जिनमें से 15 की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि लापता अफराद की अगर हम बात करें तो 77 अफराद अभी भी मिसिंग है, जिनको सर्च करने का अमल शुरू किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर साउथ ने आज सुबह यहाँ का विजिट करा और उन्होंने बताया है कि आज ये सर्च ऑपरेशन जो है वो आज मुकम्मल कर लिया जाएगा, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है। लेकिन पूरी बिल्डिंग का सालिम हिस्सा जो है उसको पूरा सर्च कर लिया गया है, मेज़-9 सर्च किया गया है। गार्डन वाली साइड पे जो मलबा जो मस्जिद है, जो इसकी मस्जिद थी, उसका मलबा जो उसको हटाने का काम आज इन्होंने शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आज इस काम को जो है फाइनल स्टेज पर ये काम पहुंच गया और फाइनल इस काम को कर लिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर पहुंचे, हम जब देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, कैमरामैन भी आपको ये मनाज़िर दिखा देंगे। सामने मलबा बड़ी तादाद में मौजूद है, 5 एक्सीवेटर की मदद से काम शुरू कर दिया गया है, गैस वेल्डिंग की मदद से जो है वो कट किया जा रहा है और साथ ही साथ रेस्क्यू की भी जो नफरी है उसको भी तलब किया गया है। कैमरामैन आपको मनाज़िर दिखाएंगे कि रेस्क्यू बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मॉर्चरी वेंट्स भी यहाँ पर तलब कर ली गई हैं। लेकिन कल शाम गए जो है वो सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान कुछ बाकियात भी मिले जिनको कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जिनके प्यारे इस मलबे तले जो है वो मौजूद थे, उनके लुहैकिन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है वो बड़ी निगाहों से इस इमारत को बिल्कुल ठीक है काशान। अगेन आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मोबिलिटी इस वक्त बहुत सारी है, तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप हमें अपडेट कर रहे थे स्पॉट से कि वहाँ पे क्या इस वक्त सिचुएशन है और क्या सूरत हाल है। मीनवाइल ये मनाजिर हैं कि जहाँ पे अब जो मलबा रह गया उसको फिर उठाया जा रहा है। और अब इस सारे मामले में सादिया सिचुएशन ये है कि कल से हम देख रहे हैं कि अब एक सियासी कशाकशी शुरू हो चुकी है। 18वीं तरमीम ठीक है, 18वीं तरमीम ठीक नहीं है, इसने आग लगाई, उसने आग लगाई, पहला मंजिल जो है फलां के गनमैन ने लगा दिया, दूसरी मंजिल जो है फलां ने कर दी। तो हमारा सवाल ये है, और हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान बंदोखेल साहब। कादिर साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
सवाल यह है कि अभी आग ठंडी नहीं हुई थी कि सियासी आग भड़कना शुरू हो गई है। क्या ऐसा नहीं कर लेना चाहिए था कि पहले यहाँ से सारी फाइंडिंग्स हो जाती, जितनी बाकियात थी लोगों की मिल जाती, उसके बाद फिर ये सियासी कशाकशी हो जाती? जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप ये समझ लो कि न सिर्फ कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान गम में डूबा हुआ है इस सानिया की वजह से। और आपने देखा कि मुल्क का वज़ीर दिफा, जो मुल्क का वज़ीर दिफा उसकी जिम्मेदारी है। वैसे तो मैं उनको किसी घर का चौकीदार ना बना लूँ, मुल्क का दिफा वज़ीर दिफा बना हुआ है, क्योंकि इसी असम्बली के फ्लोर पे जो उन्होंने अदारों के बारे में कहा है, आज क़यामत की निशानी है, वही शख्स वज़ीर दिफा है। उनको क्या ज़रूरत पड़ दी, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, वहाँ वफाकी काबीना का हिस्सा है, सीनियर वज़ीर है, भले हाइब्रिड निज़ाम के तहत 35 साल से चला आ रहा है, लेकिन उनको बजाय ये कि इस ज़ख्मों पे नमक डालने की बजाय वो मरहम रखने की कराची पहुंच जाता। और फिर ये सारी जो ताउन है, ज़ाहिर बात है ये सिंध किसी अफगानिस्तान का हिस्सा तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये पाकिस्तानी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत उनको सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, सिंध हुकूमत को ऑफर करने के लिए ये बातें करना, तो वो 18वीं तरमीम के पीछे पड़ गया। और जिस तरह जाके मतलब इसका मतलब ये है, फिर यहाँ मुखबर खास ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है और वो उसने उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन की। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये प्री प्लान है और इनको कोई गम नहीं है आवाम का, इनको कोई नहीं है। देखिए पहले दिन से पीपल्स पार्टी मुझ समेत हमारे सारे रहनुमा इसी बात को हम कहते हैं कि भले कसूर जो है ना वो टाउन पीटीआई का टाउन है, उसको भले कसूर पिछले जो एमक्यूएम के दौर में नक्शे पास हुए, लेकिन हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हम सूबाई हुकूमत में हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को शफाफ तरीके से इंक्वायरी हो। आप देख रहे हैं फैसल के आम तौर पे हुकूमतों में हुकूमत की इंक्वायरी पे कोई यकीन नहीं करता है, वो ये कहता है जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। मगर जी। पीपल्स हुकूमत है जो खुद ऑफर करी कि आइए इस पे जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, जो भी मुलजिम जो है ना उसको मुर्तकिब हुआ है जुर्म का, उसको कटहरे में खड़ा कर दे, ताकि वंस फॉर ऑल जो है ना पूरे पाकिस्तान में एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि आइंदा इस तरह अगर कोताही, गफलत या जानबूझ की या कोई भी वजह है वो ना हो। और मासूम जानों की आप देख रहे हैं शॉपिंग सेंटर है, साथ साथ में यूनियन को भी जो है ना वो जिम्मेदार ठहराता हूँ। इंक्वायरी के बाद पता चलेगा ऐसा कौन सा आग थी जो ना वो 25-30 लोग एक दुकान में जो ना वो समेट के रह गए, छत के दरवाजे बंद, 26 गेटों में बता रहे हैं कि 2 गेट खुले थे, बाकी बंद, बिजली खुद उन्हें बंद की है। मेरे ख्याल में इंक्वायरी होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी। एब्सोल्युटली। लेकिन एक्चुअली कादिर साहब, अफसोसनाक बात यह है कि वज़ीर दिफा साहब ने जो बात की वो एक तरफ गलत हो सकती है, लेकिन उसके जवाब में जो हमने देखा कि आपके अपने रहनुमा पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने भी अगली पार्टी पर उन्होंने एमकेएम के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया। टेक्निकली आपको नहीं लगता कि ये होना चाहिए था कि जब एक शख्स से इस तरह की आवाज़ आई थी तो अगले को ये कहना चाहिए था कि भाई अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम फंसे हुए हैं और वो इलाका नहीं, पूरा कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान सोग में है। तो बजाय इसके कि हम इल्ज़ाम तराशियों की जानिब जाएं, हम चाहेंगे कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और हम अपने गलतियों से कोई सबक हासिल कर सके और हम कराची की बेटरमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ से अटैक हुआ, दूसरी जाने से काउंटर अटैक हुआ। सादिया मुझे एक बात बता दे, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं आपसे इस वक्त बातें करूं और आपको गाली गलोच, आप पे इल्जामात का बोचाड़ करूं, तो क्या जवाब में आप क्या जवाब देंगे? आप मजबूरन जवाब में कुछ तो कहेंगे मुझे। आप मुझे बता दो कि क्या पीपल्स पार्टी ने सब कुछ शुरू किया है? यानी एक शख्स वजीर दिफा, एक शख्स जो कराची में मेयर रह चुका है, जो खुद उसके हाथ खून से रंगे हुए बल्दिया फैक्ट्री के, और ये जुर्म मान चुका है कि हमारे लोग हैं, हमें उसको बचाना है। और वो इसी तरह पीपल्स पार्टी के ऊपर एक हादसा होता है, एक आग होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि यूनियन वाले मुलवस है, मैं नहीं कहता हूँ कोई और मुलवस है, लेकिन एक हादसा है। उस हादसे को उन्होंने किस तरह मजाक बना किया और अपने सियासी खेल खेला है। तो आप मुझे बता दो जवाब में हम क्या देंगे? उनको जवाब ही ना दे, जवाब नहीं देंगे तो फिर कहते हैं यही तो जुर्म है, यही तो मुजरिम है, यही तो कादिर साहब 10 बातें और करेंगे। जवाब अगर किसी के गनमैन और किसी के अब्दुल सत्तार अफगानी और नेमतुल्ला खान और मुखबर खास और इसके बजाय जवाब अगर इस तरह देते कि 18वीं तरमीम पे अगर बात हो रही है, नहीं हमने ये दिया शहर को, हमने ये दिया, फेडरल के पूल से अगर प्रोविंस को आया तो हमने ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, माजरत के साथ चलिए शुक्र है, अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं कि फाइनली हम मानने तो लगे कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, वरना तो आई एम सॉरी एक ये भी तो था ना कि नहीं जी 1.5 से 2 करोड़, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो अभी अच्छा चलिए 2 करोड़ की आबादी में भी
कितने फायर ब्रिगेड, कितने पर्सनल होने चाहिए? 200 से ज्यादा है, कितने 28? तो आप छोड़े फिर वजीर दिफा को, बाकी सबको छोड़ें। ये मैं आपसे सवाल करता हूं, इतने सालों में हम इन रेस्क्यू वालों की तादाद क्यों नहीं बढ़ा सके? इतना सारा पैसा जो आया वो कहां लगा? गाड़ियां क्यों नहीं रही हमारे पास? नेवी की या कोस्ट गार्ड की गाड़ी में फोम क्यों है और मेरी केएमसी की गाड़ी में फोम क्यों नहीं है? जी फैसल, बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं। मैं आपके साथ 100% मुत्तफिक हूँ कि लगभग 4 करोड़ आबादी वाले शहर में फायर ब्रिगेड की जो तादाद है न तो आलमी मयार के मुताबिक है, ना वो तादाद है। बिल्कुल मैं आपके साथ 100% यकीन करता हूँ, करना चाहिए, सिंध हुकूमत को करना चाहिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि जो हमारी जिम्मेदारी है या हमारी तरफ से, हमारे अफसरान की तरफ से जो कोताही हुई है, मैं उसको बिल्कुल जो है ना वो तस्लीम करता हूँ। ठीक। और मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल आपने दुरुस्त किया। अब आपने जो सवाल उठाया, ऐसी सवाल आप पुलिस वाले उठा देते, ऐसे सवाल कह देते कि बाबा आपकी ये गफलत है, आपने तादाद नहीं बढ़ाई, गाड़ियां नहीं बढ़े, वगैरह वगैरह। मतलब ये क्या बात हो गई है? कहाँ बल्दिया, कहाँ गुल प्लाजा का सानिया, कहाँ 18वीं तरमीम? कोई सरफेर होता है, कोई चीज होता है। बिल्कुल आप दुरुस्त करें। जी, मैं ये लेकिन कहता हूँ बहुत कादिर सारी साहब, चीजों का हमें सादिया, एक प्रेसिडेंट जुमला जी जी सा, जी 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 एक फरमाइए। जुमला सादिया, मैं बिल्कुल पहले दिन, मेरा आपको मीडिया टॉक उठा के देख ले, मैंने पहले दिन कहा कि हमें ये बाबू को इन ब्यूरोक्रेसी के बने बने रिपोर्टों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। उनको खुद भी जो ना वो प्रैक्टिकली या थोरोली देखना चाहिए कि ये जी, रिपोर्टें सही कादिर भी साहब, दे रहे मेरा हैं, गलत छोटा दे सा रहे हैं। सवाल है, प्रेसिडेंट सेट करना है जहां ये मसला हुआ है वहां। अगर आपने हुकूमत संभाली और हुकूमत संभालते ही आप बता दें कि ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, हम इस पे काम करेंगे, बजाय कि उस वक्त आप ये मुद्दा उठाएं जब कोई सानेहा हो जाए, तो अप्रोच भी तो गलत है। जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ, करना चाहिए, पहले दिन करना चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा एक मिसाल और भी देना चाह रहा हूँ आपके सामने। आपको पता है कि चंद महीने पहले जो लियारी में एक खस्ताहाल बिल्डिंग गिर गई है, जी जी और उसके बाद जब अपोज़िशन ने सारे शोर-शराबा किए, चाहे एमक्यूएम, जमात इस्लामी हो, तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने बाकायदा कोई लगभग 500 बिल्डिंग की निशानदेही कर दी जी और इन पे निशान लगाया कि जी इनको हम तोड़ेंगे, ये गिरेंगे और इंसानी जो है ना वो जानी जा सकती है। जी। यही अपोज़िशन थी, नहीं जी पहले आप मकान बना के दो, फिर उसको शिफ्ट करो। अब ये भी तो सूरत-ए-हाल है। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक चले, करता हूँ। ठीक है कादिर साहब, वक्त की कमी, लेकिन आपका मौक़िफ़ भी सामने है। मकसद बात करने है कि मज़ीद जाने इस तरह ज़ाया ना हो गफलत के बायस। मीनवाइल बस एक डेवलपमेंट ये है कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे उनको ओहदे से हटा दिया गया था। उनका नाम पहले जो गटर वाला मामला था उसमें भी बताया था। विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और सर्द सर्द सा हुआ होगा। बात हो रही है सर्दी की, तो आपको लेकर चलते हैं मरी, मलका कौसार। यहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। 8 इंच के करीब बर्फ अब तक पड़ चुकी है। एब्सोल्युटली, और यहाँ पर ज़िंदगी कुछ हद तक मुंजमद भी हो गई है। इसी वजह से दाखिली खारजी रास्तों को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है और इस पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं। मरी से मौजूद है आरिफ सईद, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। आरिफ, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए कौन कौन से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है और एक्सपेक्टेशन क्या है, बर्फबारी क्या मज़ीद होगी? जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में हल्की बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। रात से शुरू होने वाला सिलसिला बर्फबारी का जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। शदीद आंधी और तूफान के बायस यहाँ पर जो है वो काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं। दर्जा हरारत भी रुकता है, से गिर चुका है। इतनी तेज़ आंधी और तूफान चल रहा है कि यहाँ पर बात करना भी मुश्किल हो रहा है। अगर शाम की बात की जाए तो शाम को रात गए जो है मरी से पहले बर्फबारी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से ही शाम को वापस रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाने भेज दिया गया ताकि शाम को माल रोड की तरफ आने में दुश्वारी पेश ना हो और यहाँ पर वो फंस ना जाए, इसलिए उन्होंने वहाँ से मरी पहुंचने से पहले उन्हें वापस भेज। अगर महकमा हाईवे मशीनरी की बात कीजिए तो महकमा हाईवे मशीनरी बहुत मुतरक है। मरी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर बर्फ की सफाई की जा रही है, लेकिन जैसी बर्फ साफ करके जाते हैं तो फिर दोबारा बर्फ पड़ती है तो रोड दोबारा जो है स्लिपरी शुरू हो जाती है, वहाँ पर दोबारा रोड बंद हो जाते हैं। लेकिन महकमा हाईवे मशीनरी और केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। इसी तरह अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया रात भर मुतरक रही। डीसी मरी आगा ज़हीर शिराजी भी और DPO मरी, वो दोनों यहाँ पर रात भर जो है वो यहाँ पर
रोडों की और मुख्तलिफ हुकामात पर की निगरानी करते रहे, फैसिलिटेशन सेंटरों की निगरानी करते रहे और एक मॉनिटरिंग सेल जो कायम किया गया, मॉनिटरिंग डेस्क कायम किया गया है, उसकी भी निगरानी करते रहे। लेकिन जो है तेज आंधी और तूफान के बायस से यहाँ पर बिजली का निज़ाम भी है जो धर्म भरम हो चुका है। रात गए से यहाँ पर मुकम्मल जो है ना वो बिजली का निज़ाम बंद हो चुका है। यहाँ पर इस टाइम ना नेट चल रही है, जिसकी वजह से शौक और मकामी लोगों को अक्सर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो है ना सयाह जो रात भर जो एंजॉय करते रहे, रात भर जो मौज मस्ती करते रहे बर्फ के साथ, अभी वो अपने कमरों में मुकीद होकर रह गए हैं और इस टाइम शदीद आंधी और तूफान भी चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आरिफ। और आरिफ की आवाज से ऐसा लग रहा है कि आरिफ इज ऑल्सो फीलिंग द हीट ऑफ कोल्ड। वाह, क्या पोएटिक बात कर दी मैंने। जबरदस्त। अगर आपने गर्मी और सियासत दोनों का ही जिक्र छेड़ दिया तो चलिए फिर सियासी नाश्ते का जिक्र हो जाए। कराची का इंतजामी ढांचा 18वीं तरमीम पर सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ गया है। एमक्यूएम के रहनुमा वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम को तनकीद का निशाना बनाया और मुतालबा यह किया कि कराची को विफाक के तहत लाया जाए और फेडरल टेरिटरी करार दिया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सख्त सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि शहर मजीद कुर्बानी देने का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से ही मंजूर हुई थी, ताहम इसमें बेहतरी के लिए आइनी रास्ता ज़रूर मौजूद है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो बात भी होनी चाहिए। लेकिन शर्जील नाम मेमो ने भी कहा है कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने और कराची को विफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाक़यात नहीं होंगे, ये सवाल उन्होंने उठा दिया है। अब ये क्या चीज़ जो है उसका नई डेवलप हो रही है और इससे फिर जो एक आउटक्राई आ रहा है बहुत सारे जो सिंध में है लोग वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी कराची को अलग नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उल्टा सवाल ये भी है कि अगर आप सहूलियात ही नहीं दे सकते तो फिर क्या फ़ायदा कहीं भी इस शहर को किसी सूबे के साथ जोड़ने के लिए। हमारे साथ इस सारे मामले पे मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब, सीनियर तजज़ियाकार। एहतशाम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद में तो होगी इस वक्त शदीद सर्दी, लेकिन यहाँ कराची में भी थोड़ी बहुत सर्दी है। सियासी दर्जा हरारत उसको कम से कम करता जा रहा है। हमने देखा राना सनाउल्लाह की भी इस पर गुफ्तगू, हमने देखी मुस्तफ़ा कमाल की भी इस पर गुफ्तगू, ख्वाजा आसिफ जो है वो जो है फ्लोर पे ये गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी की तरफ से एक शदीद ऑपोजिशन आ रही है और कहना यह है कि क्या ये करने से गुल प्लाजा जैसे वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए फैसल, बुनियादी तौर पे तो बात यह है कि गुल प्लाजा पे जो हुआ वो साना ना तो आप भी मेरे ख्याल बातें कर करके थक गए हैं। जितना मेरे ख्याल आप लोगों ने, सारी दुनिया इस पे अफसोस कर रही है और बेबसी का इजहार कर रही है अपनी जगह पे। लेकिन मैं आपको बताऊं फैसल, सियासी लोग जो है ना वो कहते हैं कि ना इनकी कमर होती है, जब कोई बात होती है तो झुक भी जाते हैं और जब अपने मफादात हों तो ये सियासी मफादात की खातिर मुल्की मफादात को हमेशा उठा के फेंक देते हैं। अभी ये सारी जो बहस देख रहे हैं आप, आपका क्या ख्याल है कि ये कराची की मोहब्बत में हो रही है? कतई तौर पे नहीं हो रही। अभी देखें, अब ये मफादात की गेम है। एमक्यूएम आमतौर पे खड़ी होती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, पीएमएलक्यू हमेशा खड़ी होती है उनके साथ, और छोटी छोटी पार्टियां भी। और फिर एक स्टेज आती है कि फिर एमक्यूएम को इस्तेमाल किसी और तरफ किया जाता है। इस वक्त जो है ना नए सूबों के हवाले से एमक्यूएम बड़ी साथ आई थी, सबको पता है कैसे सूबे बनेंगे, क्या होगा। भाई जी मैं आपको बड़ी खबर दे दूं सूबों के हवाले से जो आज तक किसी के पास नहीं है, वो ये है कि 2 सूबे बनाने का फैसला हो चुका है। इनिशियली ये आपका हजारा सूबा केपी में और साउथ पंजाब ये बनेंगे, ये तय हो गया। टाइमलाइन क्या है इसकी एहतशाम साहब, क्या टाइमलाइन है, कब तक? अभी देखें ना, ये तो अपना अगले साल बजट से में अनाउंस हो सकती है, लेकिन उससे पहले भी इसकी अनाउंसमेंट आ सकती है। 2 चीजें उन्होंने कहा, ये तो फौरी तौर पे करें ना, बाकी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। इसी तरह सुना है कि वो डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री को भी खत्म कर रहे हैं और बड़े बड़े फैसले हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा किसी वक्त। इस वक्त मैं एक बता सकता हूँ कि ये सियासी मरहला जहाँ चला गया ना, ये अब बड़ा फोकस हो गया कि 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करना, तो कम अज कम उसमें सीधा तब्दीलियां लेके आनी है, जिसमें ये जो अपना क्या कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से जो 57% शेयर सूबे ले जाते हैं, और आपको याद होगा, और 43% रह जाता है आपका मरकज के पास। हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दफा कहा था कि ये 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी अवार्ड के बाद सूबे अमीर हो गए हैं, मरकज गरीब हो गया। तो अब ये सारा कुछ हो रहा है कि किस तरीके से टैक्स सर्विसिंग में हुकूमत को मसला बंद है, पैसे नहीं है, दिफा के लिए पैसे नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है दिफा के लिए जितने पैसे चाहिए प्राइवेट की हमसे बात करें, हम दे देंगे, लेकिन इसको 18वीं तरमीम को न छेड़ें। लेकिन इस पे आप देख लें 28वीं तरमीम इसी में आएगी तो ये मेजर इशू होगा। 27वीं तरमीम हो गई, फजल रहमान साहब नहीं साथ मिले थे, 26वीं तरमीम में साथ थे,
अब इनका हुकूमत को 2/3 भी मिल गई है, उसके बगैर भी कर सकते हैं, तो ये करना ही करना है इन्होंने। अब सवाल है कि कराची का क्या होगा। देखिए ना, फेलियर हो गया टोटल वहाँ पे, जिसको कहते हैं ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। अभी देखिए, मुझे तो याद है, मैं पहली दफा फैसल गया था एमए करने के बाद 74 में वहाँ पे, तो आप यकीन करें मुझे वाकई रोशनियों को शहर लगता था, मुझे लगता था मैं किसी और मुल्क में आ गया हूँ। तो अब उसके बाद जाने के बाद वो खंडरात बन के रह गया। तो अब ओनरशिप कोई नहीं ले रहा, ना पीपल्स पार्टी ले रही है, ना एमक्यूएम ले रही है। पीएमएलएन का तो चले जब भी रहा कुछ, उनका तो कम से कम एहतशाम साहब, ये कराची वाले मामले के ऊपर आपसे दोबारा बात करेंगे। लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट साउथ पंजाब एंड हजारा डिवीजन में सूबे बनने की जो आप बात कर रहे हैं। एक तो कंफर्म कर दीजिए, आपकी न्यूज़ है, वी वुड लाइक कि ये हाईलाइट हो जाए। दूसरा, ये आपने टाइमलाइन अगले बजट की दी है, क्या पंजाब राजी है इसके लिए? देखें सादिया, इतना शदीद प्रेशर डालने वालों का कि भाई गवर्नेंस जो है ना वो नहीं हो सकती। मतलब है कि हिंदुस्तान की 28 रियासतें हैं, 32 सूबे जो है ना वो आपके इसके कहते हैं अपने ईरान के हैं, और 18-20 जो है ना अफगानिस्तान के, छोटा सा मुल्क है। हमारे यहाँ क्यों नहीं? अगर इंतजामी उमूर चलाने के लिए जरूरी हो गया है, और फिर यह है कि जो मामला लोकल गवर्नमेंट का तो आप ठीक नहीं कर रहे कि वे इख्तियारात की निचली सतह तक लोगों को जस्टिस मिले, पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीजें मामला, तालीम, सेहत के उनकी तरफ जाएं, तो ये आपको करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन रेजिस्ट कर रहे हैं दोनों, क्योंकि इनके बड़े इंटरेस्ट हैं। अब मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं कि पीएमएल नहीं चाहती कि जो 12.5 करोड़ का सूबा है पंजाब, इसके बखरे हो जाएं, इसमें से 4-5 नई हुकूमतें बने। आपको पता है जो मौज मिला पूरे सूबे में है वो हुकूमत करने का, तो वो छोटी जगह पर तो नहीं होगा। लेकिन ये तय किया गया जी, यू गॉट टू डू इट, ये तो करेंगे, ये 2 सूबे बनने ही बनने। उसके बाद काम तैयार हो गया है, तैयारी पूरी हो रही है कि जी कितने सूबे बनेंगे। कुछ इत्तलात ये है कि जी 6-7 तो कम से कम निकलेंगे। लेकिन फिलहाल जो है हजारा सूबा और आप कह रहे हैं कि अपना ये साउथ पंजाब में, हाँ साउथ पंजाब। अच्छा एहतशाम साहब, अब इसमें एक चीज़ है, मुझे सिंध के हवाले से पहले जो है एक बहुत सारी चीज़ें ज़ेरे गर्दिश थी कि जी 3 बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 बनेगा। अब इसके अगेंस्ट जो एक आउटक्राई है, आई वाज जस्ट रीडिंग एक जो कॉम्प्रेस रहनुमा है उनका, कि जी 8 करोड़ लोग खून दे देंगे लेकिन अलग नहीं होने देंगे। ये एक बड़ा अहम इशू है। लोगों की जज्बाती जो एफिलिएशन है वो एक तरफ रखिए, लेकिन दूसरी तरफ अनमैनेजेबल, अनगवर्नेबल मामला होता जा रहा है। सिर्फ कराची नहीं तो कराची हाईलाइट हो जाता है ना, हैदराबाद पेरिस बन गया है, लाड़काना जो है वो डावोस बन गया है। नहीं ना, ऐसा नहीं है। सो द थिंग इसके देखना पड़ेगा लोगों को कि एक पार्टी यानी कि एमक्यूएम जो एक वक्त में लोकल बॉडी मजबूती का नारा लगाती थी, अब ये कह रहे कि जी फेडरल टेरिटरी बनाया जाए। सवाल ये भी है कि उन्होंने भी क्या किया जब उनके पास टेन्योर था। थोड़ा लोगों को समझाने के लिए बताइएगा श्याम साहब, ये फेडरल टेरिटरी का मकसद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये डायरेक्ट फिर जो है वो फेडरल से ही ये गवर्न किया जाएगा? बेहतरी क्या होगी, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे अगर तो ये हो जाता है? ये अगर भी नहीं है फैसल, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें सिरे से कोई ऐसी चीज नहीं है कि कराची को फेडरल टेरिटरी बना दे, ऐसा नहीं है। अच्छा है ही नहीं। ये करने के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल इंतजामी लिहाज से भी अदरवाइज जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। पीपल्स पार्टी जब तक बैठी हुई है ना, हुकूमत को भी जरूरत है और हमारे दोस्तों को भी उनकी जरूरत है कि दोनों खड़े होंगे तो निजाम चलेगा, तो पीटीआई के लिए मुश्किलात होंगी। अब ये नहीं हो सकता कि टोटली पीपल्स पार्टी को नाराज करके अपने मामला चला लेंगे। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड आ जाती है, फाइनली उनको पता भी है कि हमने नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। यही पीएमएलएन का रवैया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि एम को हम जो है ना वो गुड्डी लुट ग्रुप है, ये उस चक्कर में होते हैं कि हमें क्या मिलना है। देखें ना, जो इनके इख्तिलाफात हैं, जो अपनी मजबूरियां, मसाइल है, तो ये आप भूल जाएं कि फेडरल टेरिटरी बनेगी। हाँ, ये नारे आपने भी मैंने सुने कि जी वो कराची को हम जो अपना सादिक खान का लंदन बनाएंगे और ममदानी का हम न्यूयॉर्क बनाएंगे। तो आपने सबने देखा कि हमने उसको इथोपिया बना के रख दिया। तो अब सवाल तो ये कि कोई तो लीड लेगा। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि बड़ा शदीद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये जिसको कहते हैं प्रेशर है, और कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने हाथ उठा दिए। वो आधे से ज्यादा तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उन्होंने प्लान करके रख दिया है कि हम ये कारोबार बंद कर रहे हैं, हमसे नहीं चल सकता मामला, ना सिक्योरिटी है, ना लॉ ऑर्डर है, ना कोई निजाम चल रहा है। तो मेरा ख्याल है अब बड़ा शदीद दबाव एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मुख्तार की तरफ से इनके ऊपर है कि भी कराची को आपने यू हैंड टू सॉल्व इट। एहतशाम साहब, व्हाट आई नो, ऑब्वियसली आपके पास अच्छी और पक्की खबर होती है, यू नो द इनसाइड्स। व्हाट आई नो कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए वी हैव प्लान्ड 6 प्रोविंसेस। सवाल ये है, सिंध को भी क्या प्रोविंशियली डिवाइड करना है और कितने सूबे निकालने हैं अपने सिंध में से?
देखें, इसके मामले में सादिया ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर आपने ये करना है तो आप पहले शुरुआत करें ना, जो बड़ा सूबा आपका है पंजाब से, तो पंजाब से ये शुरू होगा। अब एक एक तो बड़े अरसे से आप सुन रहे थे ना कि केपी अपना साउथ पंजाब का, और उसके बाद अपना ये क्या कहते हैं हजारा वाला। अब ये दोनों सूबे जो है ना, और इनसे ज्यादा सूबों का बात जो है पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में है, ये MNN के मैनिफेस्टो में है, PTI के मैनिफेस्टो में है। लेकिन ये पॉलिटिकली इनको वारा नहीं खाता कि ये सब कुछ करें, क्योंकि इनकी सारी की सारी जो सियासत है, जो सारे मफादात हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम, वहीं से जो कुछ अपने मफादात लेते रहे। अगर ये देखें ना, ये 2002 का अपना लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो बनाया था अपना मुशर्रफ ने, जिसको सारी दुनिया ने माना था कि ये अख्तियारात की निचली सतह तक लोग जो है ना मामला ले जाएंगे। अब मसला ये है कि MNAs MP रजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो फंड हमें मिलते हैं ये तो नीचे चले जाएंगे, हमारे खांचे खत्म हो जाएंगे, नतीजतन वो इसकी मुखालफत करते हैं। फिर जब गवर्नेंस की बात आती है तो पंजाब कहता है इतना बड़ा सूबा है भाई, ये पूरे आप देख लें पंजाब में से 60 मुल्क निकलते हैं, इतना बड़ा पंजाब है, तो नतीजतन वो भी नहीं चाहते कि इनके हाथ से चला जाए। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ, उनको कन्विंस कर लिया गया है। और कराची वाले पीपल्स पार्टी, देखिए एहतशाम साहब, अगर तो कोई भी पार्टी ये चाहती, हाँ जी, कोई भी पार्टी चाहती कि उनके हाथ से उनका पक्का वोट बैंक ना जाए तो वहाँ काम कर दें, बात ही खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आप हमारे थे और बड़ी अहम गुफ्तगू आपने की। चलिए अहम की बात करें तो एक बहुत ही अहम जो है वो एक इकट्ठ हुआ है, वो है डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके मौके पे पाकिस्तान की सफारती और माशी सरगर्मियाँ ख़ास तवज्जो हासिल कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी को भी गैर मामूली करार दिया जा रहा है। साथ बिलावल भुट्टो भी कल हमें नजर आए, तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में सरमाकारी के फ़रोग़, इक़्तिसादी ताउन और खित्ते में रवाबित मजबूत बनाने पर बात हुई है। एब्सोल्युटली। और इसके बैकग्राउंड में हमें ये भी पता है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जैसे सिविल मिलिट्री प्लेटफॉर्म के जरिए मईशत में फ़ौज के बढ़ते किरदार पर भी आलमी सतह पर निगाहें जमी हुई है। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में पाकिस्तान के माशी इस्लाहाती एजेंडे, इस्तेहकाम और नए मौक़ों को उजागर भी किया है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर माशियात डॉक्टर नूर फातमा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दावोस जैसा प्लेटफॉर्म, उससे क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं, और पाकिस्तान ने जो भी गेन्स किए हैं डिप्लोमेटिक और मिलिटरली, उसको उसकी इकोनॉमिक ट्रू ट्रांसलेशन के लिए ये जो AGM है दावोस की, उसको आप कितनी अहमियत देती हैं? देखिए, डेवोस जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक प्लेटफॉर्म है जो कि हर साल लोगों को जमा करता है, खासतौर पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हेड हैं, वो वहाँ आते हैं और वो डिस्कस करते हैं, इनफॉर्मल वे में भी और फॉर्मल वे में भी उनकी मीटिंग होती है, जिसमें ये कि दुनिया के अंदर जो चैलेंजेस हैं, खासतौर पे देखें जैसे क्लाइमेट चेंज का था, या उससे पहले जो पेंडेमिक का है, या जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता है, उसको वो डिस्कस करते हैं। जहाँ तक बात है, और ये 1971 से हो रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा से बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो अपने एक उस नैरेटिव को लेकर गया है, जिस नैरेटिव में वो ये बताना चाह रहा है कि पाकिस्तान रेडी है सारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप के अंदर, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत फास्ट तरीके से उसको प्रोसेस करके एब्जॉर्ब कर सकता है। और वो किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट जो है वो सीख कर रहा है, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स, इकोनॉमिक लीडर्स जो वहाँ उनको मिलेंगे, नेचुरली उसमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा हम इस वक्त दुनिया जो है वो आपको पता है कि एक ट्रांजिशन की तरफ जा रही है जो कि एनर्जी ट्रांजिशन है, और इस पे बहुत हैवीली फोकस्ड है, खासतौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इसके ऊपर बहुत फोकस है। सो क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है पाकिस्तान का एक ऐसा एरिया है जिसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। खासतौर पे ये जो कॉप हुआ है रिसेंट, इस कॉप में भी ये चीज़ एक मिसिंग गैप के तौर पर पाकिस्तान के लिए आई है कि क्या क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है वो क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए पाकिस्तान ने काम किया है। फिर ग्रीन बॉन्ड पाकिस्तान जो है वो लॉन्च करता है, सोलर के प्रोजेक्ट्स हैं, विंड के प्रोजेक्ट्स हैं, जो एनर्जी के क्लीन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान इज सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड लीडर्स।
तो इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो डिजिटल इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब चीज़ों के अंदर पाकिस्तान जो है, वैल्यू चेन्स हैं, इन सब चीज़ों के अंदर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सीकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स। और ये जो इंटरनेशनली इस वक्त लीडर्स मिलेंगे उनको हम अपना एक नैरेटिव दे सकते हैं कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट को किस अंदाज में प्रोसेस करता है और किस तरह से, खासतौर पे SIFC के बाद बहुत सिचुएशन जो है वो कंड्यूसिव हुई है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। ऑल राइट। व्हेन वी से SIFC के थ्रू हमने एक वन विंडो क्रिएट की और लोगों के एतमाद को बढ़ाया, उन इन्वेस्टर्स को हमने अट्रैक्ट किया जो समझते थे इससे पहले कि बहुत सारी विंडोज़ हैं और उसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना था। एक तो ये, व्हेन आई पुट फॉरवर्ड SIFC का रोल, हाउ फार हैव वी कम पिछले 4-5 सालों में जब से SIFC का क़याम हुआ है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं और हम टारगेट कर रहे हैं कि क्या कुछ हमने अचीव किया और हम कितनी अडेप्टेबिलिटी कर पाए हैं। Has Pakistan been able to put their agenda उतना सक्सेसफुली जहाँ से हम नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके और बता सके कि अपने चैलेंजेस के बावजूद हम कितना रेजिलियंस हमने शो किया? देखिए, जहाँ तक SIFC की बात है तो देखिए हमने इस वक्त दुनिया को ये बताया है और बता रहे हैं फर्दर कि हमारे पास हाउ क्रेडिबल पॉलिसी फ्रेमवर्क हुई। क्रेडिबिलिटी इज द मेन थिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। फिर हमने इसमें जो चीज़ एड्रेस की है वो की है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, कि हम कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जिसके लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो हमेशा रिड्यूस रखना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो नेचुरली बिजनेस को एक्सपेंसिव बनाती है, हम उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम जो प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं इसी SIFC के थ्रू, वो हम उनको बता सकते हैं नेचुरली इन्वेस्टमेंट जो है वो मेजरली इट कम्स फ्रॉम द स्टेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो बहुत अरसे से डिमांड्स थी, जो कि अब जाके इसलिए इस नैरेटिव को और इस प्रोजेक्शन की बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात है कि अभी तक हमने क्या किया, देखिए आपके पास एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक तो ये है कि जी हमने जो टेररिज्म के ऊपर जितना काम हमने किया है और जिस अंदाज में पाकिस्तान जियोग्राफिकली जिस जगह पे मौजूद है वो इसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस देता है। और उस सिग्निफिकेंस में प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे टेररिज्म की, और जिस अंदाज में पाकिस्तान ने फाइट किया है, पाकिस्तान ने इसको एनकाउंटर किया है, आप समझ सकते हैं काउंटर किया है, तो वो नेचुरली वो भी आपकी एक सक्सेस है जो आप उन्हें बता सकते हैं। सेकेंड, आप ये देखिए कि आपका जो CPEC 2 आपने स्टार्ट किया है, मोर देन $60 बिलियन का आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, अब्जॉर्ब किया है और उसके फ्रूट्स हमने देखे हैं। आपने रेलवेज, रोडवेज, आपने इकोनॉमिक जोन्स और आपने पोर्ट्स बिल्ड किए। अब आप CPEC 2 की तरफ जा रहे हैं, वो भी आपका SIFC के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। सो वी हैव अ प्रोजेक्ट। हम इस अच्छा डॉक्टर साहब, एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, बड़ी अहम मुलाकातें रहीं और इस बार का डेवॉस जो है वो मोर देन द मेन इवेंट जो साइड लाइन मीटिंग्स रहीं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर होगा आगे जाके, उसमें बोर्ड ऑफ पीस और ये सारी चीज़ें। अब कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़बरदस्त गेन किया है। मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ, मईशत के तनाजुर में, कि जब ट्रंप पूरी दुनिया पे टैरिफ की पाबंदियाँ जो है उसकी धमकी दे रहे थे और लगाई भी उन्होंने, तो उसमें पाकिस्तान जो है उसको उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं छेड़ा। दूसरी चीज़, पाकिस्तान हैज़ अ लॉट टू ऑफर व्हेन इट कम्स टू द रेयर अर्थ मिनरल्स एंड ऑल, जिसपे अमेरिका जो है उसकी भी नज़रें हैं। एंड तीसरी चीज़ ये है कि कल भी एक चीज़ हुई कि पाकिस्तान इज़ अ मिडल पावर, कि जिसने अमेरिका और चाइना में, क्योंकि शुरुआत में बड़ा एक खौफ था कि जी हम किसके पाले में अपना वज़न रखें, बट उसको हमने बहुत अच्छे से जो है वो बैलेंस किया है। सो क्या आप सम अप करेंगी इन सारे मामलात को, कितना अहम था ये सारा चीज़, और इन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान कैसे गेन कर सकता है विद द टैरिफ सिचुएशन, विद द रेयर अर्थ मिनरल्स एंड ऑल? टैरिफ की जहाँ तक बात है तो आप इस ज़रा सा पीछे चले जाइए 90s के अंदर, लेट 90s के अंदर, तो पाकिस्तान जो है वो इज़ द ओनली कंट्री जिसने अपने टैरिफ को सबसे लोअर रखा इन इट्स पीयर कंट्रीज जो कि रीजन के अंदर हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को बहुत फास्ट, उसका कुछ बैकलैश भी आया, लेकिन अब उसको नेचुरली एक और फ्रेमवर्क के अंदर डाल के उसको SIFC से एक रेगुलराइज हो गया। लेकिन टैरिफ जो है वो जब आपने लोअर किया तो आप यू आर द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया जिसने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज किया और ओपन किया बॉर्डर को।
सो इसलिए पाकिस्तान में ये इशू उस अंदाज में नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात आप कर रहे हैं चाइना की और यूएस की, तो पाकिस्तान ने दोनों के दरमियान नेचुरली देखिए, पाकिस्तान हैज़ एन ईस्ट लुकिंग पॉलिसी आल्सो, रीओरिएंटेशन पॉलिसी टुवर्ड रशिया, टुवर्ड सेंट्रल एशिया। सो Okay. पाकिस्तान जो है वो कोई डिपार्ट नहीं कर रहा, डेविएट नहीं कर रहा टू इट्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक पार्टनर्स, बट नेचुरली पाकिस्तान हैज़ अ राइट, और हर स्टेट का अपना एक राइट है कि वो उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकता है जो बाकी मुल्कों में उसके साथ है। पाकिस्तान जो है वो चाइना को उतनी ही सिग्निफिकेंस देता है जितना से चाइना के साथ ओवर द डेकेड्स रिलेशनशिप है, और पाकिस्तान जो है वो डिफेंस पैक्ट में और डेवलपमेंट में यूएस के साथ, ट्रेड के साथ पाकिस्तान ने अपना एक बड़ा बैलेंसिंग जो है वो एक्ट इसमें रखा है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट द सिचुएशन बिटवीन द टू कंट्रीज। सो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ना एक नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए इट हैज़ इट्स बेस्ट पॉलिसी, जो कि वो अपना प्रेजेंट भी कर रहा है डेवोस के अंदर, और उसके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर योर टाइम, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन, एंड वी रियली होप कि ये जो इकोनॉमिक फोरम रहा पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली फीजिबल रहा, इसके समरात भी हमें जल्द ही नजर आना शुरू हो जाएंगे। वेल, अब ले रहे हैं ब्रेक, वी विल सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक अगैन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो कि डिवोर्स में जारी है, एक अहम पेशरफ्त हुई, और वो ये हुई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया गजा बोर्ड ऑफ पीस का, और आलमी सफारतकारी में एक नई बहस इसने छेड़ दी। पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के साथ इस चार्टर पर दस्तखत कर दिए हैं। तहाँ अब ये सवाल उठ रहा है कि प्लेटफॉर्म जो है वो अमली तौर पर गजा में जंगबंदी और देरपा अमन की राह को हमवार कर भी सकेगा या नहीं, या फिर ये ज़्यादातर सियासी और अलामती नौयत का कदम साबित होगा। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एक नया बॉडी उसको खड़ा किया जा रहा है। वेल, आइंदा चंद हफ्ते इस बात का तयन करेंगे कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में सिफारती बयानबाजी रहेगा या आलमी सियासत में वाकई कोई मौसर जो है असर रख पाएगा। इस सब पे बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर उस्मान वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो उस्मान साहब, कैसे देखते हैं इस तमाम तर मामले को? पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है एंड ऑल दैट। योर फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन टू द बोर्ड ऑफ पीस? जी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो रिएक्शन था वो यही है पूरी दुनिया की तरफ से जो आवाज़ें उठ रही हैं, स्पेशली ह्यूमन राइट्स के इदारों की तरफ, कि वो बोर्ड ऑफ पीस का जो शाइनी बड़ा सा उन्होंने पीछे बैकड्रॉप लगाया हुआ था, उसमें गजा का नाम ही नहीं था। और ये ऐसा नहीं कि उस बोर्ड में नहीं था, वो जो 11 सफ़ात का चार्टर है जिसके 8 चैप्टर्स हैं, 13 आर्टिकल हैं, उसमें एक दफ़ा भी गजा का वर्ड मेंशन नहीं किया गया। तो इंटरनेशनल प्रेस तो लिख रहा है कि गजा पीस ऑफ बोर्ड, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को उस तरीके से नहीं देख रहे। फिर जो फाउंडिंग उसकी बनाई गई है, सबसे पहली टियर है, 3 टियर हैं इसकी है। जो पहली टियर बनाई गई है उसके अंदर कौंसल के अंदर 7 लोग हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप के बडीज़ हैं। इक्विटी फर्म का हेड है, उसके अलावा विटकॉफ है, जेरेड कुशनर हैं उनके दामाद, और साथ में उनके कौमी सलामती के मुशीर हैं, और मार्को रूबियो हैं। और डोनाल्ड ट्रंप उसके अंदर लिखते हैं, उन्होंने खुद को सदर डिक्लेयर नहीं किया, मरते दम तक वो उस बोर्ड के प्रेसिडेंट होंगे, और दूसरा वो खुद जो है वीटो कर सकते हैं। हम अगर इसे मान लें कि एक पैरेलल मॉडल खड़ा किया गया, तो इसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पास वीटो है, और वो चाहेंगे तो अपना जानशीन भी खुद ही तय करेंगे। और दूसरी टियर में तमाम मुल्कों को रखा गया, और अफसोस ये है कि 3rd टियर है जिसमें फ़लस्तीनी शामिल है, एक म्यूनसिपलिटी के मुलाजिम के तौर के ऊपर है। डिसीजन मेकिंग में फ़लस्तीनियों का कोई रोल नहीं, किसी खातून को शामिल नहीं किया गया, वहाँ के ऊपर है। याद रखें, जिस दुनिया में मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, वो दुनिया जो है तब्दील हो रही है, वो ट्रांजिशनल फेज़ के अंदर है। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उस्मान साहब, इसके दो एब्सोल्युटली आपकी बात मुझ तक पहुंच गई। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। एक एस्पेक्ट ये कहता है कि आप गजा के लोगों को अकेला तो नहीं छोड़ देंगे, इसलिए किसी को तो उनके लिए आवाज़ उठानी है, और इस पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत इसी का सबूत है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पे भी है कुछ जो इस पर कमेंट करें। सम आर अगेंस्ट इट, और वो ये कह रहे हैं कि जिस बोर्ड के अंदर फ़लस्तीन की कोई हैसियत नहीं, और आपने टॉप टियर में इसराइल को शामिल किया गया है, उस बोर्ड में पाकिस्तान क्यों शामिल हो गया है? ये मॉरली गलत है। आप इसको किस साइड से देख रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम जो है देख रहे हैं उसको आज की दुनिया के अंदर, जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो रियासतों के लिए सबसे मुकद्दम होते हैं,
और ये ह्यूमन राइट्स की डिबेट जो है वो तो वेस्ट भी उसे बैकड्रॉप पीछे बैक बर्नर पे फेंक चुका हुआ है। यही अभी दिसंबर के महीने में नेतन्याहू अमेरिका गए तो वो फ्रांस की स्पेस से गुजर के गए, आईसीसी के अंदर वो जो है सिग्नेटरी हैं, उन्होंने तो उसको उतार के अरेस्ट नहीं किया। ये 3 साल से जो मैं और आप कत्लेआम देख रहे हैं ये यूरोप भी देख रहा है, लेकिन वहाँ पे ये वीटो का खेल जो है पूरी दुनिया ने देखा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़ी प्लॉजिबल ऑप्शन को एग्जॉस्ट किया है। ये मोरालिटी की बहस एक साइड के ऊपर है। हम इस वक्त स्टेक होल्डर हैं वहाँ के ऊपर, हम चाहते हैं कि व्हाइट हाउस तक हमारी एक्सेस रहे, वहाँ के ऊपर हमारे इकोनॉमिक डिविडेंड्स वो भी हम चाहते हैं। और फिर मुस्लिम दुनिया जो है, याद रखें पाकिस्तान ने अकेले ज्वाइन नहीं किया। मैं पाकिस्तान को यहाँ सिंगल एंटिटी के तौर पे नहीं देखता। 8 मुल्कों के साथ पाकिस्तान की जॉइंट डिक्लेरेशन गई है जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, टर्की, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सारे मुल्क शामिल हैं और उसमें कैटेगोरिकली पाकिस्तान का भी ये And is this the new United Nations, उस्मान साहब? मेरे ख्याल में नहीं। नो डाउट इस पे बातें तो हो रही हैं कि पैरेलल मॉडल खड़ा किया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप के 3 साल जो बाकी रह गए हैं उस तक ही मामला चलेगा, मॉडल चलेगा। और याद रखें यूनाइटेड नेशन का मॉडल रूल बेस्ड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं था। मैं इस बात को नहीं मानता। ये रूल बेस्ड ऑर्डर उनके लिए सेंटर ऑफ प्रिविलेजेस, क्या सॉवरन इक्वालिटी का असूल तमाम मुल्कों के ऊपर है यूएन जनरल असेंबली में? बिल्कुल नहीं। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर देन इक्वल। जो P5 थे, क्या वो सेंटर ऑफ प्रिविलेज नहीं कि एक हाथ खड़ा कर देगा और 193 का डिसीजन जो है उसी वक्त ओवरटर्न कर देते हैं? तो मेरे ख्याल में यहाँ के ऊपर भी मामला कमोपेश तो वही उस्मान है। साहब, फिर इसमें ये चीज़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी वीटो का इस्तेमाल, ये बोर्ड ऑफ पीस में भी एक वीटो की एक चीज़ आ गई है, और कल जब ये तमाम तर हो गई मीटअप तो उसके बाद भी 4 लोग गजा में मारे गए। सो व्हाट्स गोइंग टू चेंज? एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ है कि जब तक ट्रंप का टेन्योर है तब तक ठीक है, उसके बाद कोई चीज़ होती है तो फिर यानी कि इसकी कोई लॉन्ग टर्म गारंटी भी नहीं है कि जनाब ये दिस इज फॉर यू नो। इसकी बिल्कुल भी नहीं है। और याद रखें ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो फोरम बनाया है ये कोई गजा के लोगों के सियासी मुस्तकबिल, उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है। वो पोर्ट्रे ऐसे कर रहे हैं इस तरीके से कि एक एंटरप्राइज बन रही है, एक दिवालिया कंपनी जो है, एक दिवालिया सेटअप जो है उसको टेक ओवर किया जा रहा है। आप उसमें इस्तिलाहें चेक करें, उसमें टर्मिनोलॉजी चेक करें, वो उसी तरीके से है जैसे कोई रियल स्टेट का मॉडल है और आप इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं कि आके यहाँ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, अभी जेरेड कुशनर ने जो 4 फेज का प्लान निकाला है उसमें सारी गुफ्तगू यही है। मिडल ईस्ट रिवरिया, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, कोस्टल टूरिज्म जोन, मिक्स्ड, ये इस सारी बहस के अंदर, इस टर्मिनोलॉजी के अंदर गजा के यानी कि लोगों का आप जो है एक कागज़ पे पेंसिल से कुछ बनी लकीरों को रबर से मिटा के और उस पर अब दोबारा कुछ लिखना चाह रहे हैं। उस्मान साहब, ये किसी भी मौके पे, किसी भी इवेंट पे हो सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने डावोस को क्यों चुना? एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक अलग से, इसका मैंडेट अलग होता है ना, बाय डावोस। डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने कहा ना, ये सारा बिजनेस मॉडल है सारे का सारा, और मेरे ख्याल में उससे सूटेबल कोई नहीं हो सकता था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। डोनाल्ड ट्रंप को पता है जिस दुनिया में मैं मुनव्वर कर रहा हूँ उसमें टैरिफ का हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूरोप भी जो है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उस तरीके से गजा के लोगों को ना प्रोटेक्ट कर सका सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और ना ही उन्होंने उस तरीके से टफ टाइम दिया क्योंकि उनके स्टेक्स थे वहाँ के ऊपर, उनकी वेपन की सप्लाई थी है। तो डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह समझते हैं कि कंट्रीज के जो प्राइम इंटरेस्ट होते हैं वो उनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसे फ्रेम किया गया। और आज अगर यूरोप इसका हिस्सा नहीं तो किसी आलमी तौर के ऊपर इंसाफ असूल पसंदी की बुनियाद के ऊपर नहीं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं कि जनाब यूक्रेन में उन्हें वो लेवरेज नहीं मिल रहा, ग्रीनलैंड के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप का रेटरिक है, इसलिए सारी गुफ्तगू जो मैक्रोन ने की या मार्स ने की वहाँ के ऊपर है वो इररेलेवेंट है। मैं प्रैक्टिकल आपसे इस वक्त गुफ्तगू करना चाहता हूँ इस हवाले से। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि ये गजा पीस बोर्ड जिस वक्त साइन हो रहा था वहाँ पे बलडोज कर दिया गया UNRWA के अपना पूरे स्ट्रक्चर को ईस्ट यरूशलेम के अंदर, और इसराइली वहाँ के ऊपर खड़े थे जब UN के वर्क एंड रिलीफ एजेंसी के पूरे बड़े ऑफिस को जो है वहाँ पे बलडोज किया गया। उसके अलावा आप देखें पूरी मलेशिया बना रहा है, वेस्ट बैंक के अंदर है। बेन गवीर जो उनके कौमी सलामती के मिनिस्टर हैं, इस साल उन्होंने 2025 में 2,60,000 जो इसराइली आबादकार हैं उन्हें लाइसेंस दिया है, और वो पिस्टल्स अमेरिकन साख्ता है, राइफल्स हैं, वो एक पूरी मलेशिया वहाँ के ऊपर खड़ी कर रहे हैं, पैरेलल है। और दूसरा हम देखते हैं कि वहाँ के ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 69 इलीगल सेटलमेंट्स अप्रूव कर दिए हैं, चेक पोस्ट में इजाफा किया, सड़कें बंद कर दी हैं, और 42% इस वक्त फ़लस्तीनी जो हैं वो येलो लाइन जो कि स्क्वीज करके अंदर की तरफ जा रही है, 21 लाख लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ये प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया भी इसको अच्छी तरह समझती है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग इस प्रोसेस से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। जी राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान बड़ाई साहब आपके वक्त के लिए, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल थी। वेल, इसके साथ ही हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, विल सी आफ्टर दिस।
जैसे जैसे शो के इख्तितामी मराहिल में हम बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छी और इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। लाहौर में बसंत की तैयारियां जारी हैं, तेज़ी से जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पतंग और डोर बनाने का काम उरूज पे है। ऐसे में 5 नंबर, 8 और 2 जो डोर तैयार की जाती है, वो बसंत के लिए तैयार की जाने वाली डोर है, उसकी मांग में अब इजाफा होता जा रहा है। एक जो पिन्ना है उसकी कीमत 8,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। आर यू एक्साइटेड? हम यहाँ कराची में बैठ के एक्साइटेड हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज ऑब्वियसली कराची में तो हम इसके लिए एक्साइटेड है ही, लेकिन लाहौर में हम देख रहे हैं कि लाहौरी बड़े एक्साइटेड है। कुछ दिन पहले तक तो ये खबरें भी आ रही थी भाई लोगों ने ऑलरेडी अपनी छत रेंट आउट करना शुरू कर दी है, और ये हज़ारों में नहीं लाखों में रेंट आउट हो रही है। हाँ, एब्सोल्युटली लाखों में रेंट आउट हो रही है फॉर 3 डेज़ के इवेंट में। अगर 1 लाख एक दिन के किसी को छत पे मिल रहा है, वाह 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 वाह, महीने भर की कमाई तो हो गई। एनीवेज, अफजाल से जान लेते हैं कि वो क्या मंजर देख रहे हैं लाहौर में, किस तरह से इसकी तैयारी की जा रही है। ओवर टू अफजाल। बसंत मनाने के लिए लाहौर में जो है वो डोर बनाने का काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए रावी के किनारे पर, जहाँ पर यहाँ डोर बनाने का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। मेरे कैमरामैन इखलाक अगर आपको दिखा सकें तो कारीगर बिल्कुल मसरूफ़ हैं इस वक्त। 5 नंबर, 8 चैन और 2 रिच, ये 3 डोरें हैं जो यहाँ पर इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और कारीगर जो हैं वो ये डोरें बनाने में मसरूफ़ हैं। और जो डोरों की कीमत बताई गई है वो एक पिन्ना जो है वो 8,000 रुपये में दस्तयाब होगा। पिन्ने की कीमत कुछ ज़्यादा मार्केट में आई है। ये जो कारीगर हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा कौन कौन सी डोरें तैयार कर रहे हैं और कितनी डिमांड है इस वक्त डोरों की? डोर हो रही है 5 नंबर, 2 नंबर तैयार हो रही है। डिमांड 8,000 है 2 पीसों की। ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ऑर्डर बहुत है, पर ऑर्डर पहली तो बाद शुरू होंगे हम सारे। ये ऑर्डर दे रेट में भी फर्क आ जाएगा पहली तो बाद। तो कैसा लग रहा है 25 साल बाद जो है वो इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है? बहुत खुशी, बहुत जुनून है जी, दिल च बड़ा। आवाम ने वेख के बड़े खुश हो रहे हैं कि आवाम ने एक बार फिर मौका मिले है। बहुत खुशी मनाता नाले कोई कारोबार चलिया माड़ा बंदा को रोजगार चलिए, कोई आवाम खुश हो गई है। और की लेना दुनिया तुसी। लोग जो हैं वो भी यहाँ पर सुबह सवेरे जो हैं वो देखने आ गए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि शहरियों की इस बारे में क्या राय है। क्या कहेंगे आप, इतने तवील अरसे बाद जो है वो बसंत मनाने जा रहे हैं और डोर बनाने का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से यहाँ पर जारी है? जी सर, पहले तो हम मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको जो है ना बसंत जो है ना हमें मनाने के लिए जो है ना बसंत दी है। और दूसरा ये डोर जो है ना, जैसे उन्होंने बताया कि डोर जो है ना जिस हिसाब से वैसी डोर मिल रही है। इसमें मेरे अंदाजे से तवा उड़ा जो है ना उड़ सकता है, 1.5 तवा नहीं उड़ सकता। और दूसरी बात, ये पिन्ने का रेट ज़्यादा कह रहे हैं, 8,000 रुपये कह रहे हैं। 8,000 रुपये, आपको पता ही है हालात कैसे हैं। तो यार पिन्ने का रेट जो है वो ज़्यादा है। आप सर बताएं, आप यहाँ पे ख़रीदार हैं, डिमांड आपने दे दी है बसंत मनाने के लिए, कौन सी डोर आपकी फेवरेट है जिसको आप लेना चाहेंगे? ये डोर भी ठीक है, वो केमिकल वाली जो होती है ना वो ज़्यादा नुकसान देती है। जो बाइक पे होते हैं लोग जाते हैं वो ज़्यादा नुकसान देती है, वो टूटती नहीं है जल्दी। ये वाली जो डोर है ना, जो धागे से बनती है, ये डोर ठीक है, ये मुनासिब है। इससे ना ये एक तवा और उससे कम जो हम जो है ना गुड्डा पतंग उड़ा सकते हैं। तो वेल, लाहौर इज ऑल सेट टू सेलिब्रेट बसंत। 3 दिन का ये इवेंट होगा। तैयारियां ऑलरेडी शुरू कर दी गई हैं, लोग भी खासे पुरजोश नजर आ गए हैं। वेल, जाते जाते अर्ज किया है कि गाय हमारे अहद की चलाक हो गई है। क्या बात है, क्यों वाह बोलते वाह, क्यों आपने ऐसा क्यों बोला? यार इससे पहले तक हम देख रहे थे फैसल की वीडियोस फ्लोट होती थी कि भाई वो बंदर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट काम कर रहा है, ज़हीन हाथी, चालाक डॉल्फिन, और इस तरह के किस्से हम सुनते थे। मगर अब की बार एक थोड़ा सा अनयूजुअल वीडियो फ्लोट कर रही है, और वो है ऑस्ट्रेलिया की एक गाय की वीडियो जिसका नाम भी बड़ा प्यारा है, वेरोनिका ने साइंसदानों को ऐसे किया हैरान, क्योंकि उसकी एक वीडियो आई जिसमें वो अपने आप को स्क्रैच कर रही है, खुजली कर रही है बेसिकली एक ब्रश के जरिए, विच इज़ अ क्यूट वीडियो बट ऑल्सो वेरी स्मार्ट एट द सेम टाइम। इंडीड, ये टूल यूज़ कर रही हैं, इसको जो भी मैसर आता है, पूरा बड़ा लॉन्ग ब्रश है, उनको यूज़ कर रही हैं। अब वियना की यूनिवर्सिटी है, उनके साइंटिस्ट के मुताबिक जो है तकरीबन 10,000 साल से इंसान के साथ रहने वाले मवेशियों में ऐसी जहानत पहली बार रिकॉर्ड की गई है। मवेशी है जिनमें ये रिकॉर्ड की गई है। एब्सोल्युटली, ये नहीं देखा गया। सो एक्चुअली जिस तरह से ह्यूमन माइंड इवॉल्व होता है, उसी तरह से जानवरों का माइंड भी हम इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं। बस जाते जाते मुझे ये कहना है, ये इतना खुजारी है, इसको कोई चेक करा ले, कोई एलर्जी तो नहीं है एट द सेम टाइम, यू नो। वेल, इसके साथ ही हमें लेनी है इजाजत। विल सी यू ऑन मंडे नाउ, बाय बाय।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।